बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसमें वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को डिस्कस किया था। बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन के जो डिफिशिएंसी थी, जो डिसएडवांटेज थे, या यूं समझ लें द लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल आर कवर्ड इन क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। वो सारी की सारी जो है ना, वो क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कवर हो जाती हैं। और इस स्लाइड्स के अंदर हमने वही जो हमारी ये लेक्चर नंबर 20 है, तो इसके अंदर वेव मॉडल या वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ये भी करेंगे, और उससे रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ से मैंने जो आपकी, क्योंकि ये काफ़ी थ्योरेटिकल काम है और ये इसमें काफ़ी डेरिवेशन भी हैं, तो इसमें क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की जो हमारी जेविड की बुक है, उसका ये 42.4 टॉपिक है। 42.4 जेविड एंड सर्वे की जो बुक है, वहाँ से मैंने इसकी पिक्चर्स ली है और उसको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, ताकि अच्छे तरीके से आपको ये बातें सारी समझ आ जाए। तो बेसिकली क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का जो बोहर एटॉमिक मॉडल था, उसको उसकी जो लिमिटेशन है वो क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में डिस्कस की गई है। इसके अंदर हमने क्वांटम मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो थ्री डायमेंशनल फॉर्म में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगी, उसमें से हमने वेव फंक्शन को एक्सप्लेन करना होगा, और उसके क्रॉसपोंडिंग जो एनर्जी होती है हमारे पास, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको हमें डिफाइन करना है। और उस जो श्रोडिंगर इक्वेशन हैं, वो तीन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती हैं: पोलर, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर, थीटा एंड फाई। तो कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो उसको पोलर फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम बता रही है हमारे एक्स, वाई और जी, ये कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट है। इसके अंदर आर, थीटा एंड फाई ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हैं। इसकी कन्वर्शन ऑलरेडी हम मैथ के अंदर पहले से जानते हैं। तो अगर कोई भी पार्टिकल है किसी भी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, तो उसको हम आर और थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हम लास्ट लेक्चर में देखा था कि यू ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर। ये यू ऑफ आर ये हमें बताती है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये आर पे रेडियस पे डिपेंड कर रही होती है। तो ये आर उसका रेडियस है। तो इसमें के क्या चीज़ है, ये के की वैल्यू दी हुई है 8.98 मीटर पर सेकंड, ये कॉलम्स कांस्टेंट कहलाता है। तो इसी तरह हम ये इक्वेशन जो है ना, हमें बताती है कि थ्री डिमेंशनल फॉर्मेशन डिमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इसमें साई जो है ना, ये वेव फंक्शन कहलाता है। और ये जो साई है, ये हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। ये एक्स और वाई फॉर्म में भी हो सकता है, और हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की जब फॉर्म में हम लिखेंगे, तो फाइव आर थीटा एंड फाइव बराबर होगा आर ऑफ थीटा एफ ऑफ एफ ऑफ थीटा जी ऑफ फाई। तो इट मीन्स ये तीनों फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन है आर ऑफ आर, यानी रेडियल फंक्शन है, ये इसका थीटा फंक्शन है, और ये फाई फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन हो तो उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसको सेपरेट वेरिएबल फॉर्म में हम पुट करेंगे। ये अगर फाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी जाए, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाए, और यू की ये वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए, और टोटल एनर्जी भी हम निकालेंगे वो इसके अंदर पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन तीन हमारे पास तीन डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं। और इनका सोल्यूशन हमें यहाँ पे वो भी अब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे इसकी थ्योरी आप डिस्कस करनी है। जब इसको सॉल्व करते हैं आप डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमारे पास तीन सोल्यूशन आएंगे। तो उस पहले सोल्यूशन में ये बताता है एफ ऑफ आर जो है ना, आर जब वेरी करता है, तो पहले सोल्यूशन में हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो आर और थीटा की फॉर्म में हम इसी को कहते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर रेडियल फंक्शन। जो रेडियल फंक्शन होता है, तो उसमें से आर ऑफ थीटा ये वेव फंक्शन कहलाता है। इसको फर्स्ट क्वांटम नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जबकि इसके क्रॉसपोंडिंग जो दो फंक्शन हैं, ये एफ ऑफ थीटा, ये हमारे पास एजमिथल क्वांटम नंबर है, और इसके बाद ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कुछ होता है। इसका जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा, तो एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो बस ये तो हम इसको जब एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास एनर्जी अलाउड स्टेट के अंदर, ये भी हमने एनर्जी देखी थी कि अलाउड स्टेट में एनर्जी कितनी है, ई एन इज इक्वल टू माइनस के ई की स्क्वायर ओवर टू ए नॉट वन ओवर एन स्क्वायर। ये एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस 13.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एन स्क्वायर। ये वो एनर्जी है जो कॉन्टेस्ट है, जो बोहर के अंदर भी हमने निकाली थी। अब इस एनर्जी को देखें तो हमारे पास यहाँ से हमने क्वांटम मॉडल लिया है, उसमें से ये बोहर एनर्जी हमने निकाली है। तो इसका मतलब है बोहर थ्योरी और क्वांटम थ्योरी एक दूसरे को एग्री कर रही हैं।
एग्रीमेंट इसके दोनों के अंदर पाई जा रही है, तो ये हमारे पास बताती हैं कि ये क्या चीज़ है। और उसके बाद आर्बिट्रल क्वांटम नंबर्स जिसे हम एल से ज़ाहिर करते हैं, जबकि इसके पहले हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, उसको एन से ज़ाहिर कर रहे थे। ये हमारे पास आता है एफ ऑफ थीटा को सॉल्व करने से। जब एफ ऑफ थीटा को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एजमिथल क्वांटम नंबर आता है। इसी तरह हमारे पास आर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तब आता है जब हम जी ऑफ थीटा को सॉल्व करते हैं। तो ये तीन हमारे पास कोऑर्डिनेट थे और तीन क्वांटम नंबर हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। तो इन दोनों के तीनों के दरमियान क्या रिलेशन पाया जाता है, तो एन की इंटीजर जो है ना वो उसकी जो रेंज होती है 1 to इन्फिनिटी होती है। और ये एल जो है ना ये एन पे डिपेंड करता है। एल बराबर निकालने के लिए हमें एन माइनस वन, अगर एन की वैल्यू हमें पता है तो हम एल निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है ये क्वांटम नंबर्स जो हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर एन की वैल्यू हमें पता है तो हम एल निकाल सकते हैं। जब हमारे पास एल आ जाएगा तो हम एम एल निकाल लेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल लेंगे, आर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि ये बराबर होगा माइनस एल टू एल। तो इसी तरह हम एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू ऑफ एल एन, इनके क्रॉसपोर्डिंग जो है ना एल की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। अगर हमारे पास एन की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे एल की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अगर एल की वैल्यू 1 है तो एन की वैल्यू 1 है तो हमारे पास एल की वैल्यू जो है ना वो 0 हो जाएगी। तो उसी तरह हमारे पास एल की वैल्यू हमारे पास जो आती है तो उसके बराबर एम एल भी वैल्यू निकाल देंगे। अगर हमारे पास एल की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है तो हमारे पास जो एम एल होगा वो -1 और +1 होगा। अगर 0 है तो इसका मतलब है एम एल 0 होगा। एन की एल की वैल्यू 0 के लिए एम एल की वैल्यू 0 होगी, जबकि एल की वैल्यू 1 के लिए एम एल की 2 वैल्यू होंगी, -1 और +1। और इसकी तरह 2 के लिए भी हमने निकालनी है डिफरेंट वैल्यू। तो ये वो फार्मूला है, इसको अंदर पुट करना है। तो इसके क्रॉसपोर्डिंग ये टेबल हमें बताता है कि एन एल और एम एल कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल काउंट नंबर एन की वैल्यू 1 2 एंड 3 है, तो आर्बिटल काउंट नंबर जो है ना वो 0 1 2 अप टू एन -1 ये था निकाल लेंगे। इसी तरह एम एल की वैल्यू -एल +1 एंड सो ऑन, ये वैल्यू उसकी आ जाएंगी एन नंबर एन और 2l+1 का फार्मूले से। ये वो सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं इसको क्रॉसपोर्डिंग निकाला गया है। तो लेटर इसके बाद अगर हम इसको लाइकवाइज हम देखें तो ऑल स्टेट्स हैविंग द सेम क्वांटम नंबर्स आर सेट टू बी फॉर शेल आर आइडेंटिफाइड बाय लेटर के एल एम एल। के एल इज इक्वल टू 1 के लिए के शेल होगा, एल इज इक्वल टू 2 के लिए एल होगा, एल इज इक्वल टू 3 के लिए एम शेल होगा। तो उसके क्रॉसपोर्डिंग जो स्टेट्स हमारे पास आएंगी लेटर एस पी डी और सब शेल होगा जी और एच की फॉर्म में। ये कैसे होगा, यहाँ पे उसने डायग्राम में बता दिया है कि ये अगर एन की वैल्यू 1 है तो के शेल होगा, एल 0 होगा और उसके बाद यहाँ पे एस शेल सब शेल जो है ना एस कहलाएगा। अगर 2 है तो एल होगा और 1 होगा और पी की जो है सब शेल होगा एंड सो ऑन। इस टेबल को आपने देखना है। और इसके बाद क्विक क्विज आपने ये सॉल्व करना, हाउ मेनी पॉसिबल सब शेल आर देयर फॉर एन इज इक्वल टू 4 अगर लेवल है एन की वैल्यू तो उसके लिए सब शेल कितना होगा। सब शेल की वैल्यू भी यहाँ पे आप देखेंगे और बताएंगे कितना होना चाहिए। और इसके बाद ये भी आपने करना है, प्रिंसिपल काउंट नंबर एन 5 है तो हम मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एल की कितनी होगी और एम एल की कितनी होगी वो प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ से वो निकालेंगे। और इसके बाद 42.2 एग्जांपल है फॉर हाइड्रोजन एटम डिटरमाइन द अलाउड स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 2 एंड कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ दिस स्टेट्स। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू दी हुई है तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स l की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद एनर्जी स्टेट्स निकालनी है। तो सो सिंपल, दैट्स नॉट सो डिफिकल्ट। अगर l की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है तो l हमारे पास होता है वो n-1। तो हमारे पास l जो है ना ये कैन भी 0 भी हो सकता है और उसके बाद 1 भी हो सकता है। और मैंने अगर 0 है तो l कितना एम एल कितना होगा वो भी 0 होगा और एल इज इक्वल टू 1 है तो एम एल जो है ना -1 0 एन -1 होगा। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो उसके क्रॉसपोर्डिंग एन की वैल्यू हमें दी हुई है। तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है एन स्क्वायर, एन हमारे पास 2 है तो स्क्वायर होगा तो -3.401 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी आती है। मैं इसलिए तेज़ बोल रहा हूँ ताकि क्योंकि हमारे पास जो है ना वो टाइम कम होता है वीडियो को शूट करने का, तो इसलिए आप इससे घबराना नहीं है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है 42.5 टॉपिक द वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन है उसको डिफाइन करना है। वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन
इन इट्स ग्राउंड स्टेट की जब हम बात करते हैं तो इट मीन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रेडियल फंक्शन पे डिपेंड कर रही होती है। जब रेडियल डिपेंड करती है तो हमने उसी का जो रेडियल कंपोनेंट है वो निकालना है। वो वेरिएबल होता है, जबकि इसी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसलिए सिंपलेस्ट वेव फंक्शन जो है हाइड्रोजन एटम का, तो उसे आप 1s कहेंगे ऑफ आर, वो होगा 1/पाई ए नॉट क्यूब ई की माइनस आर ओवर ए नॉट। ये हमने वेव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जब वेव फंक्शन 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करेंगे, उसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। और उसमें डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर कर लेना, अदरवाइज ये आपका रिजल्ट ही है जो आपने यहाँ पे सिंपलेस्ट वेव फंक्शन है। और इसके क्रॉसपोंडिंग हमारे पास ये सिमेट्री की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम फाइंड करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर, तो इसी का माड लेती हैं, माड यानी स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इसका माड आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी वॉल्यूम जो होती है, प्रोबेबिलिटी का वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम अगर हम लें तो वॉल्यूम किसी भी स्फीयर का जो होता है वो कितना होता है, दैट इज आल्सो इक्वल टू 4πr²। 4πr² के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डी आर इसका ले लें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू आर यानी डी आर, ये प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज पी ऑफ आर इज इक्वल टू 4πr² साई का माड का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर ये आ जाएगी। और इसी के मुकाबले में हमने ये वाली वैल्यू जब हम पी फर्स्ट के लिए हमने लेंगे तो हमारे पास साई की वैल्यू जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिफाइन किया था वो वैल्यू जब इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा P1s ऑफ R ये वैल्यू आ जाएगी। दैट इज नोन एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर द फर्स्ट स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो दे मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी, फर्स्ट रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर द फर्स्ट स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी तरह सेकंड स्टेट के लिए लेना है और एंड सो ऑन। ये फर्स्ट स्टेट के लिए इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें प्रोबेबिलिटी फर्स्ट स्टेट डेंसिटी और बोहर रेडियस के दरमियान, तो हमारे पास एक ये वाली कर्व नज़र आती है। ये कर्व हमें ये बताती है कि ये मैक्सिमम पीक जो है ना ये रेडियस 0.592 ये बोहर रेडियस के ऊपर ही लाई कर रहा होता है। तो इसीलिए ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ है। अगर हम इसको एक्स वाई के फॉर्म में देखें तो आपको इस तरह का ग्राफ नज़र आएगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इसमें ये बताया हुआ है। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गई होगी। और इससे रेलिवेंट कैलकुलेट द मोर प्रोबेबल वैल्यू ऑफ आर फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर हमने प्रोबेबल वैल्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मैथमेटिक्स ये सारी दी हुई है और उम्मीद है कि आप इसको कर लोगे। वही जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने निकाली है वहाँ उसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट डी आर, इसका डिफरेंशिएट लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आर आ जाएगा ए नॉट के। तो ये आपकी आर की वैल्यू ए नॉट आ गई है। तो ए नॉट मीन बोहर रेडियस के क्रॉस में। तो इसका बी पार्ट भी है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी फाउंड आउटसाइड द फर्स्ट बोहर रेडियस। आउटसाइड द फर्स्ट बोहर रेडियस क्या है, तो कुछ मीन यहाँ पे आपने A1 से इन्फिनिटी तक इसका लिमिट लगानी है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये वाला रिजल्ट आएगा। तो ये भी मैथमेटिक्स है, ये भी आप कर लोगे। हाँ, तो उसके बाद ये नेक्स्ट ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है 3/2, इसको भी आपने सोल्यूशन दिया हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट सिंपल वैल्यू वेव फंक्शन फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो ये फर्स्ट हमने लास्ट किया था, ये सेकंड हाइड्रोजन एटम का सिंगल सेकंड फंक्शन है। नेक्स्ट सिंपल 2SR, दैट इज द वेव फंक्शन ऑफ सेकंड वेव फंक्शन है। इसको भी अगर आप दोबारा सिंप्लीफाई करें n=2 के लिए, l=0, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आती है। अब फर्स्ट और सेकंड का जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपको इस तरह का ग्राफ नज़र आता है, पी ऑफ आर प्रोबेबिलिटी और इसके बाद ये आर और इसके दरमियान जो है ना बोर रेडियस के दरमियान। तो आपको ये फर्स्ट का मिलता है, ये सेकंड का मिलता है। तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।